तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक हम लोग क्लास 9 के हिसाब से पढ़ेंगे। हालांकि इसमें क्लास 10 का भी कुछ पार्ट आएगा, लेकिन वो क्लास 9 के आंसर्स को और मॉडिफाई या अच्छा बनाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। इसे चलिए शुरू करते हैं फिर। In previous lesson, you have learned about the static electricity, static electric charges. The previous lesson, of course, electrostatics, where we have dealt with the static electric charges. पिछले चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम लोग ने रुके हुए चार्जेस या स्टैटिक चार्जेस को कहते हैं उनके साथ डील किया था। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक नेचर ऑफ चार्ज। डायनेमिक मतलब चार्ज इन मोशन। जैसे एक चार्ज है, ये चलेगा, इसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगी। एक मिनट में यहाँ, तो अगले ही टाइम में यहाँ पे, या हो सकता है यहाँ पे या कहीं पे भी। डायरेक्शन अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही फिक्स होती है। डायरेक्शन का डिस्कशन हो जाएगा बाद। तो एक मिनट में यहाँ, फिर T1 टाइम में जैसे यहाँ पे है, फिर T2 टाइम में यहाँ पे। जबकि उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये T1 टाइम में भी यहीं था और T2 टाइम में भी यहीं पे था, तो रुका हुआ चार्ज था। ये फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करता है करंट को। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज करंट बनाता है, कहीं पे भी फ्लो ऑफ चार्ज करंट बना देता है। अब हम लोग के सिलेबस में याद रखिएगा, इससे क्लास 9 तक सिलेबस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है या कोई मतलब अच्छा चार्ज ले लेते हैं, मतलब एक, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये करंट बनाएगा। करंट बनाएगा, अगर इस करंट जो ये बना रहा है उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, जैसे लेफ्ट से राइट, और इसी डायरेक्शन में करंट बहता रहे जितने भी टाइम तक हम लोग बैटरी या उसमें सर्किट में उसको कनेक्ट करें, वो इसी डायरेक्शन में बहता रहे और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे। मैग्नीट्यूड वैसे कांस्टेंट रहे या नहीं रहे, हो सकता है बैटरी वीक होते जाए तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन एक अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट या छोटे से समय की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड उस छोटे से समय में कांस्टेंट रहे, तो ऐसे उसको करंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। यही है डायरेक्ट करंट जो हम लोग के सिलेबस में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग के चैप्टर का होगा करंट। जैसे नाम चैप्टर का था करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये करंट की बात करते हैं। करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, हमने पहले बोला था कि करंट किससे बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज। एंड एक्चुअली में क्या होता है कि कितना चार्ज बा, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके एक एंड से इस एंड से कितना चार्ज एक सेकंड में एंटर कर रहा है और कितना चार्ज इस एंड से एक सेकंड में लीव कर रहा है, या एक पर्टिकुलर सेकंड में या कोई भी यूनिट टाइम में लीव कर रहा है। जनरली हम लोग सेकंड ही लेते हैं। एक सेकंड में लीव कर रहा है, एंटर कर रहा है इधर से और लीव कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं करंट। वो बनाता है करंट, कितना चार्ज इधर से एंटर करके इधर से लीव कर रहा है एक सेकंड में। ये फन है, थोड़ा सा अजीब बन रहा है, सॉरी। हाँ अब मन लग रहा है। फॉर्मूला है करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोइंग, मतलब जितना चार्ज बह रहा है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और टाइम कि कितने चार्ज कितने समय तक बहा। ऑफकोर्स अगर हम लोग किसी भी कितने भी बड़े चार्ज को या कितने ही चार्ज को एक पर्टिकुलर टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा कि एक सेकंड में कितना का चार्ज बहा। ये यूनिट मेथड है कि अगर हम लोग किसी भी
उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो 1 सेकंड में हम लोग को या यूनिट क्वांटिटी हम लोग को मिल जाती है। यूनिट की बात करते हैं चार्ज की, वो यूनिट मतलब 1, और यहाँ हम लोग ये यूनिट अलग है, मतलब वैसे सेम ही है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है मेजरमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, वो अलग है थोड़ा सा। यूनिट चार्ज की होती है कोलम, और टाइम की पता ही होगा आपको लोगों को, सेकेंड्स। तो इस हिसाब से जो करंट की यूनिट होती है वो बनती है कोलम अपॉन सेकेंड। इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्पियर। सर एम्पियर थे जिनके रेफरेंसी में ये बोला गया है, सर एंड्रे एम्पियर के रेफरेंस देते हुए ये इसकी करंट की यूनिट एम्पियर रख दी गई। याद रखिएगा एम्पियर एसआई यूनिट है, तो पूछा जाए एग्जाम में कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, तो लिखिएगा एम्पियर, कॉलम पर सेकंड नहीं लिखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अनुसार डिफाइंड होने वाली यूनिट्स ही एसआई यूनिट होती है। तो एम्पियर एसआई यूनिट है, लेकिन कॉलम पर सेकंड नहीं, तो ये गलती ना करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइंग इसके लिए करनी पड़ेगी। ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है या वायर है। इसमें अब देखिए, पहली बात तो ये वायर बनेगी किससे होगी, ऑफ कोर्स हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ चुका है, कोई भी चीज किससे बनती है, एटम से। तो इसमें भी ऑफ कोर्स पहले एटम रहे होंगे। अब एटम से उसमें क्या होता है, अंदर एक न्यूक्लियस, ये डेंस सा न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल्स में। ये हम लोग एक सिर्फ वैलेंस सेल बना रहे हैं, ये वैलेंस सेल है। ये है वैलेंस सेल। इसमें भी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्योंकि ये मेटालिक एटम है, तो हम लोग ने केमिस्ट्री में आप लोगों ने शायद पढ़ ही रखा होगा कि आईपी मेटालिक एटम्स की या एनर्जेशन पोटेंशियल बहुत लो होती है, तो आराम से थोड़ी सी एनर्जी, हीट एनर्जी देने पे, जो कि ऑफकोर्स इन्वायरमेंट में हम लोग की हीट एनर्जी रहती है, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे तो होता नहीं है, 0 केल्विन पे तो होता नहीं हम लोग, है ना, तो थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी रहेगी। तो एनवायरमेंट से ही हीट एनर्जी एक्वायर करके या एक्वायर एक्सटर्नल स्टिमुलस से एक्वायर करके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं बीच में, दो एटम्स के बीच में स्पेस होती है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है तो एटम्स चिपके चिपके नहीं होते, उसमें इंटर मोलिकुलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस रहती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं तो दो एटम्स के बीच में आ भी जाएगा। ये आ गए इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से एक या दो डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बनते हैं। ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत सारे ये कैटायंस है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन निकल दे, और ये किस में डिप है, एक इलेक्ट्रॉन थी सी में। तो ये इलेक्ट्रॉन सी में डिप होते हैं, और इसी मॉडल को हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो रैंडमली ड्यू टू सच थर्मल एनर्जी। अब अभी हम लोग इधर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते इसके अक्रॉस, तो ये इधर उधर घूमते रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है इधर चले जाए, दूसरा कोई उसका भाई तो लगा नहीं, तो इधर चले जाएगा, तीसरा हो सकता है अलग ही अपनी दुनिया में हो, तो इधर चले जाएगा। और किस किस लिए मूव करते हैं, थर्मल या काइनेटिक एनर्जी से वजह से, थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की वजह से
थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगभग एक दूसरे को ही कंपोनेंट करती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई क्लास का हो जाएगा, इसलिए आप अभी प्लीज याद कर लीजिए कि थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, हम जैसे बता ही दिया, वैलेंस शेल से आए हैं। और हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अब देखिए बाहर आ गए, इधर उधर मूव कर रहे हैं, एटम के अंदर कंट्रोल में नहीं रह गए ये। अब ये एटम का न्यूक्लियस जो है इन पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा, तो इसलिए क्योंकि अब ये फ्री हो गए, फ्री टू मूव हो गए। फ्री मतलब पैसे वाला फ्री नहीं, फ्री हो गए मूव करने के लिए, तो इन तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग आगे के डिस्कशन के लिए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग ने एक यहाँ से, तो क्या करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पुश प्रोवाइड करता है। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, अभी के लिए समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पुश होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है कि वो फ्लो करे। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में, अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हम लोग इसने डायग्राम में लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं, इसकी वजह से ऑफकोर्स एक करंट बनता होगा, और एक करंट इस डायरेक्शन में जो बनता है, एक्चुअली में जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट देखिए यहीं का लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से बना करंट और उसी के डायरेक्शन में करंट, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, this flow of free electrons constitute the current which is called electronic current and is in the same direction of flow of electrons। इसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, अब एक करंट जो हम लोग एक्चुअली में मानते हैं, मतलब कंसिडरेशन में लेते हैं, वो ये इसके डायरेक्शन में नहीं होता है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में। और ये करंट होता है कन्वेंशनल करंट। साइंस एंड कन्वेंशन के हिसाब से इसी करंट को कंसिडर किया गया है, बहुत पूरे जमाने से यही करंट कंसिडर होता आ रहा है, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो कि कंसिडरेशन में ले लिया गया हो बहुत पहले समय से, तो समझ गए, कन्वेंशनल करंट अपोजिट में होता है। ये है सी करंट, ये है ई करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। सी और ई सिर्फ कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। सी फॉर कॉलम नहीं समझिएगा यहाँ पे, कन्वेंशनल, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहाँ पे ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल क्या, पुश। ठीक है, ये ऐसे डायग्राम अभी माइंड में रखिएगा, आगे और हेल्पफुल है। अभी आगे हम लोग वापस इसी डायग्राम पे आएंगे, अभी बस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से होता है, कहाँ होता है, लो से हाई पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो लो से हाई पोटेंशियल से चलता है। और जो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कुछ पॉइंट जो रिमेंबर रखने के लिए, क्या, पॉजिटिव चार्जेस स्विच्ड इन अ वायर and thus conventional current is not due to flow of positive charge, it is only for consideration in accordance with potential difference। हाँ, ये थोड़ा समझा देते हैं। क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हमने दिखाए थे वो फिक्स थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। जैसे आप पिछले डायग्राम में देखिए, ये पॉजिटिव चार्जेस में एरो नहीं लगे, ये देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज, इनमें एरो नहीं लगे, ये मूव नहीं करते, ये फिक्स रहते हैं। अब कुछ
लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में बह रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर करंट बना रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इस डायरेक्शन में बह रहे और कन्वेंशनल करंट बना रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये नहीं बनाते। सिर्फ कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन कंसिडर करने के लिए है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट में है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं समझिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से बना रहा है, ये फिक्स्ड। देखिए कहीं पे भी एरो नहीं लगा है, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ फ्री ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में, और एक बात और, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि वो टाइटली बाउंड होते हैं। क्योंकि ये कैटायंस फिक्स्ड है, तो वो कैटायंस फिक्स्ड है, तो वो भी फिक्स्ड है, क्योंकि कैटायन से वो स्ट्रिक्टली बाउंड है। फिक्स्ड मतलब ऑफ कोर्स वो इसके अराउंड मूव कर रहे हो, लेकिन इससे बाहर नहीं जा रहे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि इसके अराउंड नहीं मूव कर रहे, इसके अराउंड कर रहे हो ऑफ कोर्स। नहीं मूव करेंगे तो हो सकता है ये खींच ले इसके अपनी तरफ, और फिर एटम का सत्यानाश। कुछ और पॉइंट जो अब तो रिमेम्बर करने हैं, जैसे हम लोग अभी डायरेक्शन था इधर उधर खेल खेल चुके हैं, तो इसमें ये ना सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन की बात होगी। ये ना सोचिएगा, सॉरी, ये ना सोचिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर ही क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। वो जो डायरेक्शन की बात हो रही थी, हम लोग जो कन्वेंशनल करंट तो कंसिडर करते हैं, तो डायरेक्शन से करंट का इसलिए रिप्रेजेंट होता है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अगर करंट मान लेते हैं, डायरेक्शन इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, करंट अगर लेफ्ट से राइट बह रहा है, तो ऑफ कोर्स हम लोग मानना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो राइट टू लेफ्ट बह रहे हैं। बस इसीलिए हम लोग करंट तो, इसलिए हम लोग करंट का डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। वैसे ही है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं, तो डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं हो जाइए, इसलिए हमने यहाँ अलग से मार्क कर दिया कि करंट ये स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ वायर से ही करंट होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स कहती है करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये चाहे वायर में बहे, चाहे ऐसे ही हवा में बहते रहे। जैसे हवा में अगर मान लीजिए कोई कैटायन है, कैटायन छोड़िए, कोई ऐसा ही चार्ज है, वो अगर फ्लो कर रहा है, तो हवा में भी वो करंट बनाएगा। उसके फ्लो से हवा में भी करंट होगा, या कहीं पे भी फ्लो करेगा तो करंट होगा। सिर्फ वायर में ही कन्फाइन नहीं है। फिजिक्स ने कोई वायर में नहीं बोला है, किसी भी आप डेफिनेशन में बुक में पढ़िएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is current, not inside the wire necessarily। बट हम लोग ऑफ कोर्स जो नॉर्मल उसमें हम लोग डील करते हैं वो इनसाइड द वायर ही डील करते हैं। आप लोग के उसमें कभी ऐसा नहीं आएगा कि बाहर है चार्ज, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की, जिसका नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी ये अब तो ऊपर नहीं दिख पा रहा है, हम लिस्ट ले, लेकिन हमें याद है तो रीड करके बता दे रहे हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए थोड़ा सा रीड कर ले। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, और फिर कॉन्सेप्चुअल है। इसकी थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस वीडियो से, तो आपको कंसेप्ट अच्छा से डेवलप हो जाएगा। तो in ideal condition, the electrostatic force produced due to a charge is felt by another charge till we reach an infinite distance away from the charge। इसका मतलब क्या है, जैसे इधर हम लोग एक चार्ज कंसिडर करें, मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो दूसरा चार्ज अगर इसके पास रखा होगा, तो ऑफ कोर्स आपको पता है दो चार्जेस, चाहे पॉजिटिव हो जाए दूसरा या नेगेटिव हो, इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। इस दूसरे वाले चार्ज पे पहले वाले चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा, ऑफ कोर्स पहले पे दूसरे का पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहले वाले चार्ज का दूसरे वाले पे इफेक्ट बहुत दूर तक पड़ेगा। अगर हम दूर भी लेके जाए मान लीजिए यहाँ पे, तो भी इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा। ऐसे ही हम लोग बहुत दूर ले जाए तब भी रहेगा, चाहे बहुत ही कम मैग्नीट्यूड में हो, चाहे 0.001 ही क्यों ना हो,
n रहेगा तो। लेकिन अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाए, हम लोगों ने क्योंकि आपने पढ़ चुका है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप चैप्टर 4 में न्यूटन्स लॉ में पहला वो देख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन हुआ है बुक में आप, और उसमें बताया गया है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ उसके एक्सरसाइज में है कि ये तीनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर इसे इनफाइनाइट हम लोग कर देंगे तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि 1/infinity 0 होता है। तो ऑफकोर्स infinite distance away from this charge, the force on this charge, सेकेंड वाले चार्ज पे फर्स्ट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो 0 हो जाएगा। कहाँ? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, बहुत दूर। अब हम लोग मानते चल रहे हैं कि आगे के डिस्कशन में कि ये जो सेकंड वाला चार्ज है वो फर्स्ट वाले पे कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा है उसके मुकाबले, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं, सेकंड पेज पे आते हैं। अब देखिए सुनिए, अगर मान लेते हैं अभी इनफाइनाइट से इस चार्ज को, सेकंड वाले को, ये फर्स्ट चार्ज के पास लाना हो तो ऑफकोर्स वर्क करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं इसको अगर यहाँ से लाना हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ही पास आएगा, तो उस पर फिर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक ऐसा रिपल्सिव फोर्स। तो इसके अगेंस्ट हम लोग को एक अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के वापस लाना होगा। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स है फर्स्ट वाले की वजह से, अभी बहुत कम है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो हम लोग को इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो ऑफकोर्स धीरे 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 इंक्रीज करता जाएगा मैग्नीट्यूड में। अब मान लेते हैं हम लोग को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है उसको, तो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं और हम लोग मूव कर आ रहे हैं, तो वर्क डन हो रहा है ना। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है हम लोग का, और डिस्प्लेसमेंट होएगा ही क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा है। किस डिस्टेंस पे? मान लेते हैं आर, इस चार्ज से अभी, इस चार्ज से आर डिस्टेंस अभी। ठीक है, तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस अवे पे आ गया। अब सुनिए, अगर मान लेते हैं पॉइंट तो पी, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पी क्या होगा? पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे होगा कि हम लोग ने कितना वर्क डन किया इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लाने में। वर्क डन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये चार्ज था, उसके रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए हम लोग को वर्क डन करना पड़ा। तो कितना वर्क डन करना पड़ा? इस चार्ज को उठा के यहाँ लाने पे। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इनफैक्ट ये भी नहीं, इस इस चार्ज के एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ा। जैसे मान लेते हैं जैसे चार्ज क्यू है, तो एक यूनिट चार्ज में, मतलब चार्ज के कॉलम वाले पार्ट पे कितना वर्क डन करना पड़ा, या अगर इस चार्ज को हम लोग एक ही कॉलम का मान ले तो टोटल इस पे कितना वर्क डन करना पड़ा इस पॉइंट पी तक लाने में, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे कि कितना वर्क डन करना पड़ा एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक उठा के लाने में। ठीक है, और क्यों वर्क डन करना पड़ा? क्योंकि ये चार्ज था, तो रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए हम लोग को वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, बुकों में डायरेक्ट लिखा रहता है कि ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी a column of charge from infinity to that point। तो
हो सकता है उसमें कंफ्यूजन थी, वर्क डन क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर ये हटा दे चार्ज तो हम लोग को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा फोर्स। अगर ये चार्ज यहाँ नहीं होता तो कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता तो अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा भी इसको चार्ज को मूव करा के छोड़ देते है ना, नेग्लिजिबल स्मॉल टाइम के लिए बेहतर हम लोग इसको बस ये थोड़ा सा धक्का लेके यहाँ छोड़ देते तो ये खुद ब खुद चलते चलते यहाँ आ जाता। चाहे बहुत समय बाद ही चाहिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आ तो जाता अगर ये चार्ज नहीं होता। लेकिन जो ये चार्ज है तो हम लोग को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे क्या होता है, एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में। और ये पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग किससे मेजर करते हैं, एक दूसरे चार्ज से, जिससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग ला रहे हैं। तो सही डेफिनेशन क्या हो जाएगी पोटेंशियल की, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the potential at a point around the charge, potential at a point, ये p पॉइंट हम लोग ने माना है, अराउंड द चार्ज, ये चार्ज के अराउंड, इज द वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन, रिक्वायर्ड टू बी डन, रिक्वायर्ड मतलब ऑफकोर्स हम लोग एक्सटर्नल जो फोर्स से वर्क डन हो रहा है ये वाले फोर्स से नहीं, एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन करना पड़ेगा हम लोग को एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में, तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन बुक, पोटेंशियल एट अ पॉइंट अराउंड द चार्ज is defined as the work which may be required to be done by external force to bring one coulomb of charge from infinity to that point that is p। इसमें हम लोग अज्यूम क्या करके रखे थे, याद होगा आपको कि ये चार्ज बहुत छोटा है, या इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये इतना छोटा है कि एफर्ट नहीं डाल सकता इस चार्ज पे, ऐसा नहीं कि इसके पास आने से ये दूर भागता जाएगा, ये यहीं रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा है इसके मुकाबले। इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ऐसा भी बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज ऑफ वन कॉलम, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। यह है टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए चार्ज होता है, एक्चुअली में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक अजम्पशन है जिससे हम लोग ये डेफिनेशन तो प्रॉपर कर पाए, आइडियल कर पाए। तो हम लोग पढ़ते हैं इफ द चार्जेस आर लाइक ये, आप पॉज करके इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं, दोनों में कंसेप्ट वही है। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो डीप में आप थोड़ा सा जान भी पाएंगे और आपको लिखने में जो मदद मिलेगी, सब्जेक्टिव पेपर में बहुत मदद मिलती है, और बहुत शॉर्ट में भी है तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या था, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये थोड़ा सा ऊपर लग गया है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड करने के लिए क्या रीजन है कि हम लोग को एक कूलम चार्ज के लिए निकालना है ना, तो हमने बताया था कि अगर किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर यूनिट एक चीज के लिए निकालना है तो उसी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे टाइम के लिए हम लोग ने अगर 1 सेकंड के लिए निकालना था तो टाइम से डिवाइड कर दिया था। जैसे वर्क डन है क्यू चार्ज के लिए, मान लेते हैं डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है, तो एक, या ऐसा मान लेते हैं कि डब्ल्यू वर्क डन लग रहा है कुछ कॉलम क्यू कॉलम ऑफ चार्ज में, तो एक कॉलम में कितना लगेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, डब्ल्यू इक्वल एक कॉलम में कितना लगेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो एक कॉलम चार्ज में कितना वर्क डन लगेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यही होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। डेफिनेशन है दस पोटेंशियल एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज वर्क डन इन गेटिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट भूल गए, यूनिट टेस्ट चार्ज,
शॉर्टेस्ट चार्ज आपको पता ही, छोटा सा चार्ज, टू ए वाला चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा था, पी था। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने अभी तक बात की थी इन्फिनिटी की। अब इन्फिनिटी एक्चुअली में नहीं होता है, आप लोग शायद मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुका होगा या अभी पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। tan थीटा की वैल्यू में आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड लिख दिया जाता है। तो इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या, एक अनजान सी जगह या बहुत दूर जगह, जो अगर ढंग से देखा जाए तो डिफाइंड ही नहीं है वो। तो इन्फिनिटी है क्या, तो if we consider practically then there is no place which is called infinity, so called infinity नाम की कोई चीज नहीं है। तो पोटेंशियल अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग ने इन्फिनिटी से ही डिफाइन किया है, तो वो भी थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी खुद वेल डिफाइंड नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जरूरी है। तो हम लोग इसकी जगह पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो कि मीनिंगफुल है। ये मीनिंग नहीं है, मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं, वेल डिफाइंड नहीं। ऐसा नहीं कर सकते इल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं, इल डिफाइंड भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड नहीं कह सकते, क्योंकि डिफाइंड तो है, हम लोग ने इतना बड़ा क्यों पढ़ा, ये ना, लेकिन डिफाइंड नहीं सही से, वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है पता नहीं, नॉट डिफाइंड है, खुद ही नॉट डिफाइंड है। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है, लेकिन कंसेप्ट डिफाइंड है पोटेंशियल का, लेकिन सही से डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो एम्बिग्यूअस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि मीनिंगफुल भी है, और क्योंकि मीनिंगफुल है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रखता है, तो हम लोग के सिलेबस में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑफकोर्स क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पोटेंशियल डिफरेंस का है, इन्फिनिटी तक कौन जाता है। तो potential difference between 2 points is defined as the work done to transfer a unit charge from one point to another। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग उसमें इन्फिनिटी चला रहे थे, ठीक है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे कि अगर दो पॉइंट, जैसे v एक a है, ए पॉइंट, ये है b पॉइंट, अगर हम लोग इस पे कंसीडर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस a और b के बीच में तो क्या होगा। मान लेते हैं ये पोटेंशियल था, याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल था वी ए पे, वी ए मतलब इन्फिनिटी से अदर ये चार्ज जो है यहाँ तक लाने में लगा होगा कुछ वर्क वी ए, इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया यहाँ पे वी ए, और यहाँ पे वी बी पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जैसे पता ही चल रहा होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हम लोग को ए से बी ट्रांसफर करना है, तो हम लोग ने जैसे ए से बी अगर ट्रांसफर करना है तो वी बी, या अगर बी से ए ट्रांसफर करना होता है, या कुल मिला के बस डिफरेंस जरूरी है, वी ए माइनस बी बी या वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इसको हम लोग कहें कि इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ढंग से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कैसे, कितना वर्क डन लगा इस चार्ज को ए से बी तक कैरी करने में, वो भी वही होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में एक कॉलम चार्ज को कितना वर्क लगा, एक पॉइंट ए से बी तक कैरी करने में कितना वर्क लगा, उसको हम लोग बोले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कितना वर्क लगा एक कॉलम चार्ज को ए से बी तक ट्रांसफर करने में। ठीक है, वर्क डन फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये डिवाइड वाली लाइन है। ऑफ कोर्स हम लोग फिर से वन कॉलम के लिए निकाल रहे, इसलिए वर्क डन फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब डब्ल्यू, ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए वर्क डन है, याद रखिएगा, इन्फिनिटी से लाने वाला वर्क डन नहीं है, ए से बी ले जाने वाला वर्क डन है अपॉन चार्ज। क्योंकि हम लोग को एक कॉलम चार्ज निकलना है, तो मान लीजिए अगर क्यू कॉलम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक कॉलम चार्ज के लिए जितना लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे, पूरा क्यू के लिए जितना लगेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, एक कॉलम चार्ज के लिए जितना लगेगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे।
W अपॉन क्यू, ये देगा एक कूलम चार्ज के लिए कितना वर्क डन लगा ए से बी ट्रांसफर करने में, और उसी को बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और देखिए यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों में ही हम लोग ने ये सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, तो दोनों की यूनिट सेम होना स्वाभाविक है। दोनों की पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी वोल्ट, या हम लोग इसको जूल, चलिए देखिए यहाँ पे जूल वर्क की यूनिट हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ चुका है, और पर कोलम, तो जूल पर कोलम भी बोल सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट, ठीक है। अब एसआई यूनिट यहाँ पे वोल्ट भी नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 7 फंडामेंटल में नहीं आते, इसलिए यहाँ पे हमने यूनिट लिखा है, एसआई यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। अगर पूछा जाए जैसे गलती से बुक में कभी कभी लिख दिए जाते हैं, या आप लोग क्लास 9 में इसलिए लिख दिया जाता है एसआई यूनिट, तो आप वोल्ट या जूल पर कॉलम में से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वोल्ट लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वोल्ट जो है रेफरेंसी भी दे देगी उन साइंटिस्ट के सरनेम पे जिस पे ली गई यूनिट, ठीक है। अब आती है बात 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट क्या होता है, ऑफ कोर्स ये जूल ज्यादा काम करना पड़े एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उन दोनों के, जैसे रुकिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, जैसे हम वो वही पॉइंट पे आ जाते ए और बी वाले पे, तो अगर ए से बी तक चार्ज ले जाने में एक कॉलम चार्ज को अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा होगा, 1 जूल पर करना पड़ गया, कितना वर्क करना पड़ गया 1 जूल, अगर 8 जूल करना पड़ गया तो अभी हम यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिया था, ये डब्ल्यू की जगह अगर 8 जूल हो जाता एक कॉलम चार्ज को ट्रांसफर करने में, तो हम लोग बोलते हैं ए और बी के पोटेंशियल में 1 वोल्ट का अंतर है, या पोटेंशियल डिफरेंस बी ए और बी का कितना है, ए और बीच के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कॉलम, potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to transfer the charge from one point to another। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोला जाएगा, जब 8 जूल वर्क करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए एक से दूसरे पॉइंट में, ए से बी पॉइंट में, या बी से एक पॉइंट में, बी से ए या ए से बी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तब बोल दिया जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आप कोर्स एज इट इज टिप सकते हैं या छाप सकते हैं, सॉरी लिख सकते हैं, लैंग्वेज के लिए माफ। अच्छा, अब हम लोगों ने अभी तक जो बात की थी, मतलब पोटेंशियल में ज़्यादातर और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ी बहुत, उसमें वर्क हम लोग ने किस लिए लिया था, जब चार्ज को अलग, चार्ज को हम लोग ने क्या लिया था, सेम लिया था, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाला भी था, पॉजिटिव चार्ज सेकंड वाला भी था। ऑफकोर्स अगर हम लोग जैसे 1 मिनट मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ यहाँ पे, तो ये दूसरा जो टेस्ट चार्ज लिया था हमने, ये पॉजिटिव लिया था, अगर इसकी जगह ये नेगेटिव होता तो क्या होता, हम लोग को रिपल्सिव फोर्स नहीं मिलता, हम लोग को अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, तो हम लोग को क्या फोर्स लगता, अट्रैक्टिव लगता, लेकिन तब भी तब हम लोग कौन से वर्ड लगाना पड़ता, इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता, या ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि क्योंकि इसने खुद वर्ड किया, ठीक है, तो हम लोग को चलिए छोड़िए, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ता है, वो तो हमसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तब ऑफ कोर्स ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये खुद ही वर्क डन करता इसको यहाँ से इस चार्ज के पास तक लाने में लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोग को ऑफ कोर्स थोड़ा सा वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ता कि ये चार्ज यहीं रुक जाए, लेकिन वर्क किस बार पूरे रास्ते में कौन कर रहा होता, ये जो इसका अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अगर हम लोग उसको जब नेगेटिव मानेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, दिस लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस केस में वर्क डन कौन करेगा,
खुद अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और वो वर्क डन करेगा यहाँ तक लाने में। अभी तक हम लोगों ने खुद वर्क डन दिया जब दोनों को पॉजिटिव माना था तब। लेकिन इस केस में जब दोनों चार्जेस डिसलाइक हो गए, चाहे एक पॉजिटिव चाहे दूसरा नेगेटिव, इन टेस्ट चार्ज को हमेशा बहुत कम मैग्नीट्यूड वाला मानिए, तब टेस्ट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से यहाँ तक, और दोनों ही वन कॉलम के हो गए, चाहे पॉजिटिव मानिए चाहे नेगेटिव मानिए, वन कॉलम का मानिएगा तब। या अब देखिए, ऑफकोर्स वर्क डन या तो खुद एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़े या खुद अट्रैक्टिव फोर्स करे। दोनों ही केस में जो वर्क डन होगा या वर्क खुद जो अट्रैक्टिव फोर्स करेगा, नेगेटिव चार्ज डिसलाइक चार्जेस के केस में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, और लाइक चार्जेस के केस में एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा पास लाने के लिए। उन दोनों ही वर्क को में जितना लगेगा वर्क डन करना पड़ेगा या हो रहा होगा खुद से, यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, उसको दोनों ही केस में हम लोग बोले पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बस ये याद रखिए, डिसलाइक चार्ज के लिए अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लिख देते हैं डिसलाइक के लिए, जब एक्चुअल में वो उसमें है स्लाइड में तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए, in all the above concept work is done by if work is done by attractive force if the charges are dislike। अगर चार्जेस को हम लोग डिसलाइक ले तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क डन करेगा, अगर चार्जेस लाइक है, क्या है लाइक है, तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा, हमें खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे तो ये वीडियो, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट यहाँ का कंप्लीट होता है इस वीडियो का, इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार फिर से स्क्रॉल करिए इस वीडियो को वापस से, चाहे सुनिए या ना सुनिए, और कंटेंट तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत सोच समझ के लिखा गया और बहुत बुक से बहुत रेफरेंस लेके बनाया गया है। तो आईसीएससी के लिए क्लास 9 स्टडी के लिए ये बहुत रेलिवेंट रहेगा, इससे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो एट लास्ट शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारा पार्ट 2 पब्लिश होगा जब आप लोग 100 लाइक समय दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।